अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बारूदी सुरंगें इमरान खान ने बिछाई है, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बिछाई गई। हकीकत से नकाब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सरक रहा है। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर शहबाज शरीफ और उनके वज़रा ने ताबड़तोड़ हमलों का निशाना इमरान खान पर किया। वज़रा ने मुसलसल इमरान खान की पॉलिसियों और IMF से सख्त तरीन शराइत पर डील को आवाम के लिए बारूदी सुरंगों के मुतरादिफ करार दिया। हुकूमत का ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान की बारूदी सुरंगों के बायस वो दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल तरीन फैसलों पर मजबूर हैं। अब आवाम को इन्हीं पत्थरों के बोझ तले जिंदगी के तल्ख तरीन दिन बर्दाश्त करने हैं। आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। इजाफा आलमी सतह पर महंगाई की वजह से है। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की इस बात की तौसीक की कि पेट्रोल बढ़ने की वजह IMF नहीं बल्कि आलमी मार्केट है, जबकि इस बात का इंदिया भी दिया कि मईशत के लिए मजीद मुश्किल फैसले लेना पड़े तो वो भी ले गए। मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं, जो कि मजबूरी है हमारी। देखिए कि जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया, उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियाँ उड़ाई और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा टैक्स और दूसरे जो इक़दामात का उन्होंने वादा किया IMF के साथ, उसको उन्होंने वायलेट किया। उनको अगर वो मुआहिदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम सब मिलकर आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की वजह सिर्फ महंगाई थी या कुछ सियासी मुहर्रकात। खुद हुकूमती वज़रा अपने बयानात के जरिए ये तासुर दे रहे हैं कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहते तो उन पर केसेस बनाए जाते, उन्हें जेलों में डाला जाता और साथ ही साथ ताहयात नाहली का सामना भी करना पड़ता। इन्हीं खदशात के पेश नज़र इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर था। हालिया दिनों वफाकी वज़ीर ग़ुलाम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह के दिए गए बयानात को खुद इमरान खान और अपोजिशन सनद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी प्रेस भी इन बयानात को कोट किया। उनका कहना था कि इनका मसला ना तो महंगाई था और ना ही आवाम की फिक्र थी, इनका असल मसला अपने केसेस खत्म कराना और अपनी चोरी छुपाना था। इसीलिए वो नैब तरामीम को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करें। और जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इंशाल्लाह हमारी जो अदालतें हैं इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी। मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे जिस तरह NRO 1 में खाया था। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट पास किए, ये नहीं कि सिर्फ ये बच जाएंगे, अब जो भी ताकतवर लोग पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जो पैसे चोरी करेंगे, ये सब अब बच जाएंगे इससे। इमरान खान नैब अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इंदिया दे रहा है। इमरान खान ऑपोजिशन को करप्शन करने और अब करप्शन छुपाने और इसके लिए नैब कवानीन में तरामीम करने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वही वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल आवाम को ये बता रहे हैं कि करप्शन से मुल्क को कुछ नहीं होता। और मैं आपको कई ऐसे ममालिक गिनवा सकता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान जितनी करप्शन की फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर के इस स्टेटमेंट पर भी उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूं कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की हो। क्योंकि जो रिफॉर्म है इसको कामयाबी के लिए कम से कम एक डेकेड दरकार होता है। अगर एक 10 साल का तसलसल नहीं होगा तो कितना भी आप अच्छा काम करें वो नताइज नहीं दे सकता। हम इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज को तसलसल और दवाम देने में नाकाम रहे हैं और उसकी बड़ी वजह हमारी अंदरूनी सियासी चपकलिश है। अब इमरान खान का मुकम्मल बयानिया और तहरीक इंसाफ करप्शन के खिलाफ है और इसी बयानिए को लेकर वो वफाकी वज़ीर के इस स्टेटमेंट को ये तासुर, ये रंग दे रहे हैं कि एहसन इकबाल करप्शन को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ करते दिखाई देते हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कल नैब तरमीमी बिल 2022 पर बगैर दस्तखत किए वज़ीर आज़म को वापस कर दिया और कहा कि मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता और यह बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं है और बिला खौफ व ख़तर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम में कोई दो राय नहीं पाई जाती कि बदउनवान अनासिर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बासर बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी।
सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि जो अक़वाम ऐसे कवानीन अपनाती हैं वो न सिर्फ आम आदमी के इस्तेहसाल का मौजब बनती हैं बल्कि माशरे में नाइंसाफ़ी के फ़रोग़ का भी बाइस बनती हैं। अब यहाँ सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सादा सा सवाल यह है कि पाकिस्तानी अवाम की हालात का बराह रास्त निशाना बन रही है। महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफे से उनके लिए 2 वक्त का खाना अब मुश्किल हो रहा है। वहीं हुकूमत महंगाई की आड़ में अपने मकासद पूरे कर रही है। क्या वाकई इस हुकूमत का असल मकसद अपने केसेस को माफ़ कराना था, ये कानून साजी करना था जो अल्टीमेटली हो गई है? और क्या यही वो मामला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मज़ीद प्रेशर आने वाले दिनों में क्रिएट करेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो अब कॉल देंगे, और कॉल देंगे तो लोग निकलेंगे। जहाँ सियासी और माशी तौर पर इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहीं पर इमरान खान भी इस हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का वो फैसला कर चुके हैं नैब अमेंडमेंट्स को लेके, और सवाल तो ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन नैब अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? इन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर सकती है? बिल्कुल। क्या ये वहाँ से मामला अल्टीमेटली इमरान खान साहब के लिए सहल होगा? फिर नैब कवानीन के हवाले से बहुत तनकीद भी होती रही है कि नैब का कानून पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर नैब को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, नैब को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो हर आने वाली हुकूमत अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करती है, जिसका मकसद अपने सियासी मुखालिफिन को विक्टिमाइज करना और अपने ऊपर लगे हुए दागों को धोना होता है? या फिर अभी जो अमेंडमेंट की गई है उससे एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है? क्या इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रास्ता रुकेगा नहीं? क्या इससे विच हंटिंग रुकेगी नहीं? या फिर बराह रास्त जो बेनिफिशरीज हैं वो हाई प्रोफाइल लोग होंगे? और फिर अदालत ये प्ली भी ले सकती है कि वो लोग जो लेजिस्लेटर्स हैं जो ये कानून साजी कर रहे हैं, बराह रास्त इन्हीं के केसेस इसमें हैं, और फिर इसका इफेक्ट कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी माजी के केसेस पर भी अमेंडमेंट्स अप्लाई होंगी। तो इससे बादी नज़र में एक तासुर उभरता है कि अभी हुकूमत अपने केसेस माफ़ कराना चाहती है। और फिर खुरम दस्तगीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये तासुर मज़ीद गहरा होता है कि ऑपोजिशन ये महसूस कर रही थी कि अगर इमरान खान मज़ीद हुकूमत में रह जाते तो फिर उन पर केसेस बनाए जाते, उनका रास्ता रोका जाता, मैस डिस्क्वालिफिकेशंस होती जैसा कि उन्होंने कहा, और इमरान खान अगले 10 साल प्लान के ऊपर गामजन थे। और फिर कुछ मुबसरीन ने यह भी कहा कि इमरान खान मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करना चाहते थे, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते थे। क्या यही वो खतरात थे जिनको भांपते हुए पीडीएम ने इस हुकूमत है? ऐसे बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा साहिबा, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट नैब कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। तो ये कि जो ऑक्सफोर्ड की डिग्री है इमरान खान साहब के पास, मैं ये चाहूँगी कि उसको ज़रा रीविज़िट कर लें और ज़रा देख लें कि जो वो बात कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया देखे हुए हैं, उनको पूरी दुनिया के कवानीन का इल्म है, उनको पूरी दुनिया के इंसाफ के जो पैराए हैं उनका इल्म है। तो पहला जो सबक होता है वो आई थिंक यही होना चाहिए। और मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी इतना तो पता है कि जो ओनर्स ऑफ बर्डन होता है एविडेंस का, वो इल्ज़ाम लगाने वाले पे होता है, ना कि इल्ज़ाम जिस पर धरा जा रहा है उस पर होता है। तो ये तो एक बेसिक बुनियादी फ्लॉ है जो इमरान खान साहब पे गुफ्तगू की। और जो वो बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो कानून है वो बिल्कुल ऐसा है कि पहले ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं है, तो नैब भी ऐसा कानून है जो कभी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और नैब को जिस तरह से इस्तेमाल किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने, लेकिन जिसकी बुनियादी इसलिए बनी थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, तो उसको तो वैसे भी इन एनी केस हर जगह चैलेंज होना चाहिए इस कानून को। लेकिन अगर उसमें तरामीम कर दी हैं और उस कानून को ख़त्म नहीं किया गया है तो और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो मेरा सिर्फ सवाल आपसे है कि क्या ये वही अदलिया की बात कर रहे थे जिसकी आज़ादी का वो बड़ा जिक्र कर रहे थे आज? ये वही अदलिया है जो आज़ाद है, जिसने 12 बजे कोर्ट खोली थी? ये वही अदलिया है जिसके खिलाफ उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की है, बड़ी नेगेटिव गुफ्तगू की है, बस गालम गलोच नहीं की, लेकिन बाकी तो सब वो कर ही चुके हैं। तो उसके बाद जब इनके लिए फैसले आ जाते हैं तो फिर इनको खुशी हो जाती है, फिर वो अच्छे हो जाते हैं, फिर वो बुरे हो जाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता इनको सुप्रीम कोर्ट पे कितना फेथ है। ये सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या ये वाकई कुछ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट बहरहाल क्या फैसला करती है, मेरा ख्याल है नैब कानून को तो ख़त्म
करने का वो नहीं हक रखती, वो तो पार्लियामान को ही करना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो पार्लियामान अगर इसको डिसाइड करती है ख़त्म करने की तो 2/3 मेजॉरिटी ले आए और उसको ख़त्म कर दे। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आएंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, उनके फैसले अगर उनके हक में नहीं आते उसको नहीं मानेंगे, तो इमरान खान साहब तो मैं ना मानू वाला गेम खेल रहे हैं। और नहीं, लेकिन सर मुझे साहब सुप्रीम कोर्ट ये ग्राउंड्स ले सकती है कि इस वक्त जो लेजिस्लेटर्स हैं जो कानून साजी कर रहे हैं बराह रास्त इनके अपने केसेस हैं, नैब के अंदर इनके अपने केसेस मौजूद हैं जिसका फायदा बराह रास्त इन्हीं लोगों को हो रहा है। इन ग्राउंड्स के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती? ये तो आपको किसी वकील से पूछना पड़ेगा रेहान, मुझे नहीं पता कि इन बुनियाद पर इस बुनियाद पर क्या हो सकता है। लेकिन देखिए आपके पास एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मौजूद है कि जो उनको कह रहे थे तकर्रियां आप नहीं कर सकते, आप पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, फिर वो सील कराने की बात कर रहे थे, जितनी एविडेंस है वो एविडेंस फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे हवाले कर दिया जाए। तो जाहिर है एक फैसला तो वो दे चुके हैं ना, तो अगर उसकी खिलाफ वर्जी की है तो मुझे लगता है कि उस पर बात हो सकती है। लेकिन एक बुनियादी तौर पर एक केस एक कानून के ऊपर उसको मनफी तौर पर खत्म कर देना मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सर मुझे सब देखिए ना कि FIA के अंदर ये तहकीकाती एजेंसीज के अंदर जिस तरह से तकर्रुर तबादले हुए और सुप्रीम कोर्ट ने बार किया इस हुकूमत को कि आप ये उखाड़ पिछाड़ ना करें, उसके बाद नैब लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इससे तासुर तो गहरा हो रहा है कि हुकूमत शायद इसीलिए आई थी कि ये कुछ कवानीन पास करा सके जिसका बराह रास्त फायदा इनको पहुंचे, और इससे जो ऑपोजिशन है आपकी इमरान खान साहब और उनकी जमात उसका तासुर काफी हद तक तकवीयत पा रहा है इन तमाम तर इक़दाम के साथ। देखिए मैं बड़ी क्रिटिकल रही हूँ इस वक्त जो अदम एतमाद आया और उसके बाद जो फैसला हुआ, उसके बाद जो कानून साजी की गई और जिस तरह से जल्दबाजी की गई। हम तो पहले कह रहे थे इलेक्शन इस्लाहात के लिए आप लोग आए, हम तो पहले हफ्ते से ही कह रहे थे कि आपके पास तो अपर और लो हाउस दोनों में अक्सरियत मौजूद है तो करा ले मंजूर। हम तो पहले हफ्ते से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी तरमीम का बिल आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सरप्राइज हुई हूँ कि ये अपने मफाद के लिए आए हैं। ये बात बड़ी क्लियर है कि ये यहाँ पर लोग अपने मफाद के लिए ही आते हैं, अवाम के मफाद की किसी को फिक्र नहीं है, ना इमरान खान साहब को है माजरत के साथ, ना इन लोगों को है। हाँ, ये ब्रॉडर पिक्चर में पहले अपने आप को रिलीफ पहुंचा दें तो फिर आवाम को तकलीफ के साथ साथ रिलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे और मुश्किल तरीन फैसले अब वो करते रहेंगे। अब पता नहीं कितने मुश्किल और मजीद हमारे हालात करेंगे, गरीब के हालात करेंगे, किसकी कितनी ज़िंदगी अब कमज़ोर होगी और कितनी लोग अब जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं इस मुल्क में, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि एक हैप हैज़र्ड मैनेजमेंट है, एक हैप हैज़र्ड मफाद परस्ती है, एक इतनी सेल्फिशनेस नज़र आती है। कोई भी हमारे यहाँ सेल्फलेसली नहीं सोचता, कोई भी यहाँ पर कोई भी फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं करता। 1 नवंबर से, पिछले नवंबर से लेके अब हम एक दूसरे नवंबर के बारे में बात कर रहे हैं, नवंबर ही नहीं खत्म हो रहा हमारा नवंबर तो इतना भारी हो गया है कि पहले वो $200 इंटरबैंक पे रुपए को ले गया, डॉलर के हिसाब से $200 का डॉलर हो गया। अब हम यहाँ पे बैठे हैं कि अब 211 क्रॉस कर रहा है, फिर कभी 212 क्रॉस करेगा, ये भी सुना जा रहा है कि 238 पे जाएगा। तो मुझे बता दीजिए ये मतलब कोई आपको लगता है कोई थॉट प्रोसेस किसी को न्यूट्रल होते हुए सोची, किसी ने नॉन न्यूट्रल होते हुए सोची, किसी ने अदम एतमाद लाते हुए सोची, किसी ने अदम एतमाद को रद्द करते हुए सोची, किसी ने धरना बुलाने के लिए के बारे में सोची। मतलब कहाँ है अवाम के लिए सोच? कौन सोच रहा है इस वक्त अवाम के लिए? तो ये जो पार्लियामान है माजरत के साथ ये जो उन्होंने किया है वो अब करें। मतलब मेरा नैब का कानून भी इन्होंने ही बनाया था, तरामीम भी यही करेंगे, खत्म भी यही करेंगे। जब इनके गले में पड़ेगी तो ये तरामीम ले आएंगे। और ये जाहिर है कि ये इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि ये अवाम को रिलीफ पहुंचाने तो नहीं आए थे, ये अपने लिए एनआरओ लेने आए थे, तो वो ले लिया इन्होंने। तो सरा मुझे साहब जो प्रेशर इमरान खान साहब क्रिएट कर रहे हैं, अब क्या इस वक्त हुकूमत वो प्रेशर सेंस कर रही है, वो प्रेशर महसूस किया जा रहा है ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि इदारों पर? क्योंकि कल तक जो ऑपोजिशन बयानियां बना रही थी, कल तक की, आप वो हुकूमत में है और वही तनकीद उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रही है। यानी कल तक जो PDM का नैरेटिव था, आज इमरान खान साहब बयान ही महंगाई की बात कर रहे हैं, आज इमरान खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात भी कर रहे हैं और आज काफ़ी बेस्ट सेलिंग भी नज़र आ रहा है और मकबूल भी हो रहा है। देखिए बुनियादी तौर पर अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कहूँ कि एक तो देखिए कि ये प्रेशर जो बिल्ड होता है, ये प्रेशर कहाँ से बिल्ड होता है? आपको लगता है कि कोई प्रेशर इमरान खान साहब डाल रहे थे? आपको लगता है कि किसी प्रेशर पे हुकूमत हमारी डर जाती है इमरान खान साहब से? वो जिस पर इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं उन्हीं पर ये तवक्कल करके बैठे हैं कि वो हमें इस प्रेशर से निजात दिला देंगे। तो ये प्रेशर तो वैसे भी इनडायरेक्ट है। दूसरी बात आपने जो कही वो ये है कि देखिए इस वक्त जो मामला जिस नहज पे जा रहे हैं, क्या आपने अब तक कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामान में मौजूद हैं, आपने उनसे अभी तक कोई एक बात सुनी है कि महंगाई क्यों हो गई? आपने कोई बहस सुनी है? आपने कोई बात सुनी है? किसी ने सवाल उठाया है? कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है पार्लियामान में?
तो आप अगर आपने यही करना है, फ्रेंडली ऑपोजिशन का गेम जारी रखना है, तो फिर तो मुल्क नहीं चला करते, फिर तो पार्लियामान नहीं चला करती। अगर हमारी अवामी नुमाइंदगी सिर्फ इमरान खान साहब ने करनी है और वो पार्लियामान से बाहर हैं और जो अंदर बैठे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के राजा रियाज साहब, मेरा तो उनसे माजरत के साथ सवाल है कि सर आपको पेट्रोल बढ़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा? आपको मना किया गया है, क्या कर रहे हैं वो? मतलब मुझे बता दें कि हमारे और इससे भी बड़ा लोग मजाक हैं क्या हो opposition सकता है में कि बैठे राजा हैं। रियाज जी, साहब एक ऑपोजिशन लीडर है जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहते हैं और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान साहब खुद जो है वो पार्लियामान से बाहर है? क्या यही बहुत बड़ी वजह है कि आपने एक ओपन यही स्पेस तो मैं ओपन आपको फील्ड कह रही छोड़ हूं कि दिया है इनको तो बदनीयती पर ही आपको रद्द कर देना चाहिए। ये नून लीग की जो बदनीयती है, ये इनके तमाम जो सवाब है उनको गुनाहों में तब्दील कर रही है। जो वोट को इज्जत दिलानी थी उसको क्या किया उन्होंने? आज इमरान खान साहब के बयान पर जो मरियम साहबा गुफ्तगू फरमा रही हैं, ये वही गुफ्तगू नहीं है जिसको हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए सियासत में, इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मतलब क्या समझ रहे हैं? ये मतलब इमरान खान और मरियम नवाज का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये अवाम का पाकिस्तान नहीं है। आप शायद मरियम राजा नवाज रियाज साहबा साहब के को रीसेंट अगर नून लीग ट्वीट का जो टिकट है चाहिए तो उसका हवाला दे रही हैं जो उन्होंने तैयबा जी, बुखारी उसी साहबा की के बात हवाले है, से किया है उसी की और वो ये बात कह रही कि है। उन्हें हफ्से बेजा जी। में रखा गया, कुछ जी, वीडियोस थी और वीडियोस दिखा के चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। सबसे पहले उसकी देखिए प्रॉब ये होनी बात थी। तमाम दुरुस्त होगी, ये बातें तमाम दुरुस्त होंगी। मुझे बता दें वीडियो किसने बनाई, वीडियो किसने भेजी, किसने ब्लैकमेल किया, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल का आइडिया किसने दिया? मुझे बता दें कि ब्लैकमेलिंग की टेक्निक कहां से आई है, ये कहां वीडियोस बनती हैं, कैसे बनती हैं? चले इसको किसी ने भी बनाया हो, फिर इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो जस्टिस तो ना ये देना चाहते हैं ना वो देना चाहते हैं। ब्लैकमेल पे ये एफआईए को कहते थे कि आप इनके खिलाफ केस बनाएं। हमें पता है इनके खिलाफ केसेस बने, लेकिन हमें यह भी पता है कि इन्होंने करप्शन की है। हमें यह भी पता है कि हमारे पास शायद एविडेंस नहीं हो। जिस तरह इमरान खान साहब को कह रहे थे कि व्हाइट कॉलर क्राइम तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो है मुश्किल, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। बट द पॉइंट इज कि आपका जो मयार है इस वक्त मुल्क का, जो करप्शन रैम्पेंट है, वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। और अगर हमने करप्शन को ही खत्म करना है तो माजरत के साथ, जहां पे आपको लंदन देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अपनी सोसाइटीज में देख लीजिए सबसे ज्यादा करप्शन किसने की है, सबसे ज्यादा पैसे किसने बनाए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुझे बताने की जरूरत है। तो करप्शन के तो मामला ही नहीं है ना, मामला तो मैं हूं और ये नहीं हूं, ये है। लेकिन सरा मुचा साहब देखिए ना, इमरान खान साहब का जो करप्शन का बयानिया है 2018 के बाद जब वो हुकूमत में आए और बहुत सारे केसेस बनाए, जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग का तासुर मजीद गहरा हुआ, अब एक बार फिर उस करप्शन के बयानिए, मैंने तो बड़े अरसे के बाद तकरीबन 3.5-4 साल बाद उन्हें इस तरह कैंपेनिंग करप्शन पे करते हुए इतने कॉन्फिडेंट अंदाज में देखा है। तो आपको नहीं लगता कि इस हुकूमत ने उन्हें मजीद मौका दे दिया है कि वो फिर से उसी बयानिए को दोहरा सकें? आप गालिबन मजाक कर रहे हैं। आपको लगता है खान साहब को किसी को मौका देने की जरूरत है? खान साहब किसी मौके की तलाश में रहते हैं। खान साहब किसी मौका ना भी मिले तो वो मौका क्रिएट कर सकते हैं। उनको मौके की तलाश नहीं होती। उनके लिए कोई आसान नहीं कर सकता एहतजाज करना, क्योंकि एहतजाज करना उनके बाएं हाथ का खेल है, वो कर सकते हैं। वो मुझे नहीं लगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। मुझे सिर्फ ये लगा कि उनको आज ही उन्होंने सुबह पढ़ा होगा एग्जैक्टली कि आर्टिकल 21 में क्या चेंजेस हुई हैं नैब की तरमीम में, और उन्होंने सोचा कि मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है मैं उससे तमाम आवाम को मुस्तफीद कर दूं। तो उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने यौम सियाम मनाया, कोई डेट भी दी है। और जी यौम सियाम वो बनाते रहे, काले पट्टे सर पे भी बांध लें, हाथों पे भी बांध लें, लेकिन काली पट्टियों से ना माजरत के साथ हमारा मीडिया आज़ाद हुआ है, ना जमहूरियत मतलब पनपी है इस मुल्क में, और ना ही कोई एहतजाज रजिस्टर हुआ है। इसलिए प्लीज़ काली पट्टियों का तो जिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी की काली पट्टी का लिहाज किया होता कभी ज़िंदगी में तो शायद आपकी भी आज काली पट्टी का लिहाज होता। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ एक टैक्टिक है। मतलब आप अजीब हैं, आपको इलेक्शन की डेट भी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे भी नहीं देने, तहलील भी नहीं करना, पंजाब में भी स्टेक चाहिए, अपर हाउस में भी बैठना है, वहां पे आके बड़े बड़े बयानात भी देने, आपको बार बार कहेंगे मदाखलत हुई है, मदाखलत हुई है, मदाखलत हुई है। मतलब ये रैम्पेंट किस्म का जो नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव को खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही बुनियाद रखते हैं, खुद ही खत्म कर देते हैं, खुद ही आज कह रहे हैं जी तारीख इनको माफ नहीं करेगी। यानी कि ये फैसला हो गया है कि तारीख लिखी जा चुकी है, और इसका मतलब है कि तारीख इनको माफ नहीं करेगी, इसलिए तारीख रकम हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब बस जाहिर है थोड़ा रेलेवेंट तो रहने की कोशिश करेंगे, वी कैन गिव हिम दैट। तो सना मुचा साहब फिर लास्टली मेरा सवाल यही है कि अभी एहसन इकबाल साहब का भी शॉट हमने प्ले किया जिसमें वो 10 साल की बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म्स को कम से कम कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कम से कम 10 साल चाहिए होते हैं सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग। अब खुरम दस्तगीर साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा। फिर इमरान खान साहब जो हुकूमत में थे तो उस वक्त कहते थे कि भाई 10 साल उनकी हुकूमत को मिलने चाहिए। यानी ये जो 10 ईयर प्लान है, आज ये हुकूमत 10 ईयर प्लान की बात कर रही है, तो फिर 10 साल के लिए हम इमरान खान साहब को आउट ऑफ द गेम ही समझे?
देखिए ये बात हमने शेख रशीद साहब के भी मुंह से सुनी हुई है कि ये ख़त्म हो जाएंगे 31 तारीख को, देखिएगा ये झाड़ू लग जाएगा, ये कहीं नज़र नहीं आएंगे, नून में से शीम निकल जाएगा, नवाज शरीफ की वापसी नहीं होगी, मरियम साहिबा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगी। फिर उसके बाद इस तरह के मुतज़ाद बयानात बाकी लोगों ने भी दिए हैं। 10 साल के प्लान्स की बात तो इमरान खान साहब ने भी की थी कि हुकूमतें तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, हुकूमतों को तो जाना ही नहीं चाहिए, हमें तो 2 टेन्योर्स मिलने चाहिए। तो ये बात कोई नई नहीं है, हर कोई आके 10 साल चाहता है, लेकिन अगर वो 5 साल भी पूरे कर ले तो यहाँ गनीमत है। इसलिए मेरा ख्याल है कि चाहने ना चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और फिर जो मंजूर नज़र होता है उसी के साथ अच्छा होता है और उसी के साथ बुरा होता है। और ये कौन जानता है कब किससे किसका दिल भर जाए। खान साहब से भी 4 साल तो निभाए किसी ने, 3.25 साल साहब, फिर उसके बाद नहीं निभे। अब पता नहीं इनसे कितनी निभनी है, मुझे तो लगता है इनकी आपस में ही नहीं निभनी। मतलब मुझे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो ANP भी अब आगे फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रही इसमें मखलूत हुकूमत में, मुझे तो BNP भी नजर नहीं आ रही आगे। मैं शेख रशीद नहीं साउंड करना चाहती, लेकिन बात तो यही है कि मतलब जाहिर है ऑन द सर्फेस ऑफ इट इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव दिस। ये कोalition ही नहीं सर्वाइव करेगी, तो आप 5 साल छोड़ दीजिए, ये 1.5 साल का अरसा पूरा करके दिखा दें। मुझे तो लग रहा है ये महीना 2 भी और नहीं चल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सना बूचा साहब आपके वक्त के लिए। सीने पर सना बूचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अगर इस कोलिशन के अंदर कुछ ऐसी दरारें हैं तो इस पर मजीद चोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे लगाएगी, तहरीक इंसाफ से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल शोजब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब ने आज नैब अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। तो कंवल शोजब साहिबा, इस वक्त हुकूमत तो ये क्लेम करती है कि जो 80-85% अमेंडमेंट्स हमने की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अमेंडमेंट्स का हिस्सा थी, वो आपके अपने दौर में की हुई थी। तो आपको बुनियादी तौर पर तनकीद किस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच रेहान। ये 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने दी थी जी फैटफ के बदले में करने के लिए, और आपको शायद याद होगा इन्हीं तरमीम पे आके डेडलॉक हुआ था। 80-85% जो तरमीम इन्होंने फैटफ के बिल में पेश की थी वो हुकूमत ने इनसे मानी थी, बट ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, और इस पे बहुत सारे बाद में प्रोग्राम्स हुए। और जब भी मैंने ये मुसवदा दिखाया तो जब आपके साथ पीपल्स पार्टी या नून लीग के लोग बैठे होते थे तो वो एक दूसरे पे डालते थे, और नॉर्मली वो कहते थे कि जी हमने तो नहीं बनाया था। बट ये अमेंडमेंट्स थी जिसमें से मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स को अभी पास कर दिया गया है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में पास करा लेती, फिर हमारे निकलने का इंतज़ार क्यों किया, या हमें निकालने की क्यों साजिश की गई। और इसके सारे बेनिफिशरीज तो ये खुद हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाने की क्या ज़रूरत है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जो है वो उसमें वो उनके सारे नाम पे ख़रीदे गए हैं। तो उसके अलावा जैसे रमज़ान शुगर मिल का केस है, ख्वाजा आसिफ के ऊपर केसेस हैं, तो ये पर्सन स्पेसिफिक केसेस हैं जिसके मुताबिक ये तरमीम की गई हैं, और उसकी वजह से इनको फायदे होंगे। और 1200 अरब रुपया नैब ने रिकवर करना था, उसकी जुरिस्डिक्शन में अब सिर्फ 100 अरब रुपया रह गया, 1100 अरब रुपया जो है प्रोसिक्यूटर पर होगा, निकाल दिया गया। तो आप नहीं समझती कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर पर ही होना चाहिए प्रिंसिपली? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जब कपड़े पहने थे ना तो वो लिबास उनका काफ़ी बड़ा था, तो सवाल उनसे पूछा गया था, उन्होंने पूछने वाले को ये नहीं कहा था कि तुम बताओ मैंने कहाँ से लिया है, उन्होंने खुद बताया था। तो इसकी जो ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल से, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, आपने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से सवाल से पूछा था, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसे गैर शरई करार दिया था कि पहले प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता है अपना केस, और उसके बाद फिर आप बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करते हैं। ये बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे ही शिफ्ट नहीं हो जाता। देखिए जी, मैं तो आपको वो बात बता रही हूँ जो इस्टेब्लिश्ड है। अगर ये वाक़या गलत है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो हमारे खुलफाए राशिदीन में से थे, और ये अगर वाक़या गलत है तो इसको बता दें। माज़अल्लाह ये इस वाक़ये की बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, और अगर माल बनाया तो इसका मनी ट्रेल दे दें, जिसने शरई मामलात के अंदर फैसला देना है। तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ये ऑन रिकॉर्ड है कि आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में। जब सुप्रीम कोर्ट में, जी मैं ये कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज होगा
तो फिर ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का सर्टिफिकेट साथ लगा के ले आए। ये तो बहुत सारे एक्ट्स हैं ना जो चेंज किए हैं, उसका तो पूरा 38 में से 34 अमेंडमेंट्स कर दी, नैब टूथलेस करके ख़त्म कर दिया, और जो मुलजिमान है नैब जदगान है बैठ के नैब करते हैं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रूल है, मुनसिफ नहीं बन सकता। इस वक्त बने हुए हैं बिलावल है जो आजकल अराउंड द वर्ल्ड इन 60 डेज कर रहे हैं, उन्होंने बर्मला कहा था ईवीएम भी ख़त्म करेंगे, ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स भी ख़त्म करेंगे, और ये सारा नैब का कानून भी खत्म करेंगे, क्योंकि ये मुजरिमान आए ही इसी। देखिए कमल साहब, आपका एक बहुत बड़ा खदशा ये है ना कि नैब अब गैर जानिबदार नहीं रहेगा। इन्होंने चलते हुए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर आपका खदशा ये कि नैब गैर जानिबदार नहीं रहेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे पहले नैब कहां गैर जानिबदार प्रूव हुआ है? क्या नैब को नॉन पार्टिजन होना चाहिए था, लेकिन नॉन पार्टिजन रहा नैब? रेहान उसकी कोशिश की जा सकती थी ना। देखिए उसकी रिकवरी से आपको अंदाज़ा लगा लें, उसकी तकर्रियों से अंदाज़ा लगा लें। अब नैब के जो चेयरमैन रखे उनको इन्होंने अपना समधी बना लिया रिवॉर्ड में। मरियम बीबी के समधी बन गए ना जो सबका नैब के चेयरमैन होते थे। लेकिन तो और पूरे जो 22 सालों में नैब की जितनी, लेकिन ये जो अभी रिसेंट नैब चेयरमैन है इनके हवाले से तो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की है, पिछले 3.5 सालों में नैब ने 487 अरब रुपए, वो कहते हैं तैयबा बुखारी को आपसे भेजा में रखा, वीडियोस बनाई, और फिर वो वीडियोस जो है 487 अरब रुपया जो है वो पिछले 3.5 सालों में जी 487 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, और उससे पिछले आप सारे में देख लें तो वो इससे भी आधा बनता है। तो जब आप उसको फ्री उसका गले से नहीं पकड़ेंगे, काम करने देंगे, इदारों को मजबूत किया जाता है या इदारों को ख़त्म किया जाता है। अब ये किया इन्होंने, जैसे FIA का बेड़ा गर्क किया उस तरह नैब को एक छोटा इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर इदारा कर दिया। तो मुझे बताएं ये किस तरह एक फ्री एंड जो क्या कहते हैं ऑटोनमस जो इदारा था वो तो ख़त्म हो गया। मरियम बीबी की तो लाइब्रेरी है जी पूरी माशाल्लाह, वीडियोस का एक ख़जाना वो रखती हैं, ना कोई जज छोड़ा, ना कोई जर्नैल छोड़ा, ना कोई और इदारा छोड़ा, हर एक की तो उनके पास वीडियोस हैं। वो तो दंदनाती आती हैं, वो दंदनाती आती हैं, लोगों को चैलेंज करती हैं, पेशी पे आती हैं और पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करके चली जाती हैं, और झूठ चुताली जो दिल में आता है झूठ बोलती हैं। मगर किसी खान की यहाँ पे इजाज़त नहीं है, किसी जज साहब को भी ये तौफीक नहीं हो रही है कि एक मुजरिमा को जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया, 7 साल की कैद दी गई थी, और अब्बा जान की इयादत करने के लिए उनको पूरे पाकिस्तान की पीछे लितर दे के छोड़ दिया, उसको पकड़ के वापस तो वो फिर नैब के चेयरमैन पे केस करे, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की अदालतों में, बल्कि नैब लॉज के अंदर जो मरियम बीबी के पास अपनी वीडियोस लेके चली जाए और मरियम बीबी से कहे कि वो उनके लिए केस लड़े। ये खदशा आपका अपनी जगह पे दुरुस्त कि नैब जो है वो गैर जानिबदार नहीं रहेगा, लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये है कि नैब पहले कौन सा गैर जानिबदार था। उसके बाद ये है कि ये जो 90 रोज का रिमांड था इसको कम करके 14 रोज कर दिया गया, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट करने का मामला अपनी जगह पर। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी अमेंडमेंट जरूर है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये विच हंटिंग है, ये वाला मामला डिफ्यूज जरूर होगा इन अमेंडमेंट्स के जरिए से? विच हंटिंग कैसे हो सकती है जी? अब तो खुली छुट्टी मिल गई ना कि आप जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं वो अपने बच्चों के नाम पे, बीवी के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे खुली जायदादें रखे। जैसे नवाज शरीफ साहब आज तक कहते हैं मेरे बेटों से जाके पूछ लो, मुझे क्या पता है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किधर से आए हैं। तो ये ड्रामा तो अब चलेगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ आपके वो नैब का बंदा अभी आप बताएं FIA का आपका इतना बड़ा अफसर मर गया है, किसी ने तहकीकात की है कभी? वो पंखों से बेचारे हुए लटके हुए लाशें मिल रही हैं, जो तहकीकात करने जाता है उसको फारिग कर देते हैं। किस तरह बेचारे करेंगे तहकीकात? इदारे चल सकते हैं इस तरह के माहौल में और इस तरह के माफियाज जब ऑपरेट करेंगे? मसला सारा ये है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी और का निज़ाम जो है ना वो नहीं चल सकता, और वही हो रहा है। इसलिए आपके मुल्क की तबाही इस वक्त हो रही है। फिर ये आप जेलों के मुंह खोल दें, ये बेचारे जो साइकिल चोर हैं, जो गुर्बत के हाथों, बच्चों की भूख के हाथों तंग होके जाके चोरी डाका करते हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? इनका कसूर तो ये है कि ये आपके मुल्क में पैदा हो गए और आप जैसे हुक्मरान हमारे पे मुसल्लत हो गए। आपकी हुक्मरानी की वजह से आज ये गुर्बत की चक्की में पिस के तो जाके आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कॉल दूंगा, बड़े बड़े चोरों को फ्री NRO मिल रहा है, उनका खिताब सुना तो संडे को भी उन्होंने कहा मैं कॉल दूंगा। तो क्या वजह है अभी तक कोई कॉल आ नहीं रही है किसी तरह से? कोई मैस प्रोटेस्ट की या इस्लामाबाद की तरफ मार्च की जिसका खान साहब कह कर गए थे? क्या कोई कंफ्यूजन है या प्रिपेयर्डनेस नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आज तक हमारे लंग्स जो है अफेक्टेड हैं, हर एक पे दहशतगर्दी के पर्चे। कन्फ्यूजन मीडिया को है, वो दिखा नहीं रहा। कन्फ्यूजन ये है कि सुबह टेररिस्ट कोर्ट्स में जब हमारे लोग जाके अपनी बेलें करा रहे होते हैं, 8-8, 10-10 पर्चे एक एक बंदे पे हुए हुए हैं। आम वर्कर को उठा के, जिनके नाखून छील दिए गए, उठा के रावी के पुल से नीचे फेंक दिया गया, टीयर गैसिंग नहीं की, टेररिस्ट वाली गैस शेलिंग कर दी, बुलेट्स मार दी। ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो जमहूरी रवैयों में आपने प्रोटेस्ट करना होता है वो पीसफुल होता है। आप प्रोटेस्टर्स को इस तरह से रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके गुल्लू बट्टों को साथ मिला के ये हरकतें नहीं करते, गुंडागर्दी नहीं करते, आप उन प्रोटेस्ट करने देते हैं। इनका खौफ है। तो खान साहब तो वायलेंस नहीं चाहते, ना वो अपने लोगों को मरवाना चाहते हैं। आम शहरी बच्चे निकलते हैं, अभी परसों ही तो हुआ है प्रोटेस्ट, संडे को दिखाना था ना। चैनल 24 को भी चाहिए कवर किया करें। आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी दिखाई है, जो प्रोटेस्ट आप करते हैं वो भी दिखाया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो उस लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूं जिसका वादा इमरान खान साहब करके गए थे। प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, आवाम निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कंवल शोज़ साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की रहनुमा कंवल शोज़ साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, ममनुआ फंडिंग केस है, अब इसका फैसला महफूज किया गया है। अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा, जो इस केस के पिटिशनर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। 190 के करीब पेशिया, 1 साल से जायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा रहने और पीटीआई की तहकीकात रोकने की तमाम तर कोशिशों की नाकामी के बाद बिलाखिर 7.5 साल बाद ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग केस की समाअत मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इसका फैसला चंद रोज बाद सुनाया जाएगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर पाबंदी लगाने जैसा सख्त फैसला सुनाएगा या फिर जुर्माना करके को तंबीह की जाएगी। आज केस की समाअत के आखिरी रोज इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने दौरान समाअत बताया कि पीटीआई फंड्स में ऑडिट के उसूल और मयार को नजरअंदाज किया गया है। डोनर्स थर्ड पार्टी नहीं, पीटीआई क़यादत की अपनी बनाई हुई कंपनीज हैं। अरसलान वर्दक ने कहा कि कनाडा से आने वाली रकम के बारे में किसी को नहीं पता कि किसने दी। वुटन क्रिकेट लिमिटेड से फंड्स आए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक और कंपनी से $49,000 आए और इन फंड्स के हवाले से पीटीआई ने इनकार नहीं किया है। उनका यह भी कहना था कि डोनर्स की फहरिस्तों में तफसीलात नहीं है। पीटीआई को 13 ममालिक से फंड्स आए हैं। ऑस्ट्रेलवी एजेंट ने लिखा है कि $41,000 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीटीआई चेयरमैन ऑफिस में 2 करोड़ की वसूली हुई है, लेकिन रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। माशी माहिर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने ऑडिट के उसूल और मयार को नजरअंदाज किया है। डोनर्स थर्ड पार्टी नहीं बल्कि पीटीआई की अपनी बनाई हुई कंपनीज हैं। आज की समाअत के दौरान अकबर एस बाबर भी रूबरू पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तारीखी मौके को नहीं गंवाएगा। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है। सबूत उनके पास मौजूद हैं, दलाइल उनके पास मौजूद हैं। बेखौफ और खतर होके ये ना देखें कि ये सियासी जमात का रहनुमा पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर, कितना मजबूत है या नहीं मजबूत। इस सियासी जमात की इस वक्त क्या हैसियत है। असूल और आइन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दें, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। बाकी जमातें भी खुद ब खुद इसी कटहरे से फिर गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हस्बे रिवायत इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए हैं। फरूख हबीब क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। इंसाफ अपनी स्क्रूटनी जो है वो भी मुकम्मल करवा चुकी। इलेक्शन कमीशन अपनी मात भी मुकम्मल कर चुका, फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन दूसरे जानिब अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम सियासी जमातों की जो फंड रेजिंग है उसकी जांच पड़ताल आपने करनी है, उसकी स्क्रूटनी करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नून लीग है उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और उसको मुकम्मल हुए तकरीबन 1.5 माह से जायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और ममनुआ फंडिंग केस के पिटिशनर अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर एस बाबर साहब, फाइनली आफ्टर 7.5 years इस केस का फैसला महफूज हुआ है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, आप पेश होते रहे हैं, दलाइल होते रहे आपके वकला की तरफ से, आपके जो ऑडिट एक्सपर्ट्स हैं वो जाते रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब सादा सा सवाल ये है कि इस केस का फैसला महफूज तो कर लिया गया है, ये सुनाया कब जाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एक लंबा सफ़र था और आपने भी इस सफ़र में मेरा साथ दिया और हम सब पीटीआई के जो बानी अरकान और दूसरे थे जो इस मुहिम में हमारे साथ थे, सबका साथ दिया। जहाँ तक केस के फ़ैसले का ताल्लुक़ है तो ये एक तारीख़ी अमल से हम गुज़रे हैं। मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि एक नई तारीख़ रकम करने का वक्त आ गया है और वो ये कि एक सियासी जमात जिसको बनाने वाले अपने आप को कटहरे में पेश किया अपने एहतसाब के लिए, ताकि वो एक इदारा बन सके, ताकि वो एक नर्सरी बन सके लीडरशिप की। क्योंकि पाकिस्तान में जो तमाम क्राइसिस हैं उसका जो अगर आप एक सिरा पकड़ते हैं तो वो ये है कि हमारे पास वो बासलाहियत और वो क़यादत नहीं है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी पॉलिटिक्स में इंजीनियरिंग भी है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो लीडरशिप नहीं दे सकी कौम को कि जिसके ज़रिए हम एक मॉडर्न रियासत बन सकें, हम आगे निकल सकें। तो इसलिए ये केस एक तारीख़ी फ़ैसला बन सकता है उस रास्ते, उस सफ़र के तरफ। कितना टाइम लगता है, इलेक्शन कमीशन कितना लगाता है, ज़ाहिर है फर्स्ट इंप्रेशन केस है तो हो सकता है चंद हफ्ते तो मुझे लगता है कि लगेंगे कम से कम कि वो अपना जो फैसला है उसको सामने ला सकें। ज़्यादा भी लग सकता है, इलेक्शन कमीशन का स्वाबदीदा है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि तमाम पहलुओं को वो इनकम्पस करें। आज हमने इलेक्शन कमीशन में उनके सामने एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया। हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साबित हो चुकी हैं जिसको पीटीआई तस्लीम कर चुका है, यानी गैर कानूनी फंडिंग जो है उसमें बहुत सारी कंपनियों की, जो गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग है उसको पीटीआई तस्लीम कर चुका है। वो अपने दलाइल देते हैं कि मल्टीनेशनल जब तक ना हो बैरून मुल्क कंपनी भी फंड कर सकती है। कह रहे हैं कि मजीद पहलुओं को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। अब क्या ये फैसला महफूज हो गया है, डिसीजन हैज बीन टेकन नाउ, या अभी फैसला होना बाकी है, या कुछ और जैसे आप कह रहे हैं कुछ और पहलुओं को भी इनकम्पस किया जाए, तो कभी कुछ और चीजों को भी देखना और उसके बाद कोई डिसीजन आएगा? देखिए ये तो हमने तो अपनी सजेशंस दिए वे फॉरवर्ड की, हमने तो वे फॉरवर्ड की सजेशंस दिए कि जो मामलात हो चुके हैं, तय हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं, उस पे जो कानूनी तरीक़ाकार है कि अगर आप शो कॉज देते हैं एक सियासी जमात को, उसकी लीडरशिप को, और वो उसका जवाब दें। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे तहकीकात मजीद की जा सकती है। मसलन 4 मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आया, मसलन पीटीआई के तमाम इंटरनेशनल अकाउंट्स जो हैं एक भी अभी तक जाहिर नहीं किया गया। मसलन उन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा है कि हम अपनी जितनी भी गैर मुल्की कंपनियां हैं, पहले तो ये कि गैर मुल्क में सियासी जमात को रजिस्टर करना ये गैर कानूनी है और वो कंपनियों के जरिए पैसा भेजना भी गैर कानूनी है, लेकिन बार सूरत उन्होंने लिखा है कि वो तमाम ऑडिटेड रिपोर्ट्स उन कंपनियों की देंगे। अभी तक एक कंपनी की रिपोर्ट नहीं, तो हमने उनके सामने एक वे फॉरवर्ड रख दिया है कि ये मामला मसलन इमरान खान जो सर्टिफिकेट देता था वो फेक साबित हमारे नजदीक हो चुका है। वो इसलिए कि प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो चुकी है, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है, अकाउंट्स को कंसील किया गया है। अच्छा अकबर साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त बड़ा कम है, मैं चाहता हूं वो सारे सवालात के जवाब आ जाए जो लोग भी आपसे जानना चाह रहे हैं। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, और फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर की तरफ से निशानदेही की गई कि देखें जी इसको आप गैर मुल्की फंडिंग ना कहें, इसको ममनुआ फंडिंग कहें। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा देखें इसको ममनुआ फंडिंग केस ही कहा जाए। तो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कुछ और होगा, गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला कुछ और होगा। अब इसको ममनुआ फंडिंग केस के तनाजुर में देखा जाए। नहीं, ये सिमेंटिक्स है, इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। प्रोहिबिटेड फंडिंग या उर्दू में गैर कानूनी फंडिंग, गैर कानूनी फंडिंग पाकिस्तानी कंपनी कोई सियासी जमात को फंड करती है, गैर कानूनी फंडिंग है। बैनुल अक़वामी कोई कंपनी जो है बाहर जो रजिस्टर्ड है वो फंडिंग करती है, वो फॉरेन एडेड पार्टी यानी फॉरेन फंडिंग की कैटेगरी में चली जाती है। फॉरेन नेशनल्स अगर कोई फंड करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है फॉरेन एडेड की जो कैटेगरी उसमें लिखा हुआ है कि एनी पोर्शंस ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स, आप फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ममनुआ फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग एक हेडिंग है, उसके नीचे प्रोहिबिटेड फंडिंग की लोकल किस्म भी है और गैर मुल्की फंडिंग है। बिल्कुल यहाँ पे ये दोनों हुआ है, बिल्कुल इसके दोनों के अपने मोहरे का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से तो नहीं, शुरू दिन से तो वो इस केस को मानती नहीं थी। वो अकबर बाबर को भी, खैर वो तो आखिर दिन तक मानने को तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इस केस का फैसला सुनाया जाए। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि अभी पीपल्स पार्टी और जो नून लीग के केसेस हैं वो भी लगे हुए हैं, क्या इकट्ठे फैसला सुनाया जाएगा या पहले भी पीटीआई केस का फैसला आ सकता है? देखिए ये जो इकट्ठे फैसला सुनाने का मकसद क्या है कि इसको तमाम दूसरे केसेस के साथ लंप किया जाए
और फिर उसके बाद इस केस को मजीद 10 साल के लिए डंप कर दिया जाए, ये उसका मकसद है। हाई कोर्ट में भी ये इनकी इस्तदा थी, ये कबूल नहीं की गई। इंट्रा कोर्ट अपील ने भी सिर्फ कहा है कि तमाम सियासी जमातों के साथ आप इंसाफ कीजिए बराबरी की बुनियाद पे। उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा है कि फैसला एक साथ सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन भी ये इस्तदा मुस्तरद करती है। ये ऐसे ही है जिस तरह नैब में जितने करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वो एक शख्स जो है उसका फैसला करीब है, वो कहे जी जब तक बाकी तमाम के फैसले नहीं होते आप मेरा फैसला भी नहीं दे सकते। मजा का खेज है, इसका सिर्फ मकसद है इसको डिले करना, और ये रिजेक्टेड है। और ये एक अकबर साहब, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करने को कहा जा रहा है, लेकिन ये सवाल जो मैं आपसे लाजमी करना चाहता हूँ और आपका उस पे एक्सप्रेशंस भी देखना चाहता हूँ, और हाउ डू यू रिस्पॉन्ड कि हामिद खान साहब की मुलाकात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान साहब की इमरान खान साहब से, बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब भी हैं। आपको शाहमूद कुरैशी साहब ने या किसी और ने राब्ता करने की कोशिश की हो कि आइए ज़रा खान साहब से मुलाकात कर लें और गिले शिकवे दूर करते हैं? देखिए, इस केस के दौरान मुझे हर किस्म की ऑफर्स की गई हैं, हर किस्म की धमकियां दी गई हैं, कत्ल की धमकियां दी गई हैं, मुझ पे केसेस किए गए हैं, फ्रिवलेस एंड जाली 3 केसेस किए गए हैं, और मैंने वो तमाम से अब जूं वक्त फैसले के करीब आ रहा है तो ऐसे बहुत सारी ऐसे इशारे मिले हैं, ऐसे लोग हैं जो मीडिएशन के लिए। लेकिन मैंने तो पहले दिन से कहा हुआ है, मुझे तो पार्टी में कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे तो कोई मनसब नहीं चाहिए, मैं तो ये किसी के खिलाफ जाती जंग तो लड़ रही ना। मैंने हमेशा यही कहा है कि इससे हम हिस्ट्री विल बी रिटन, ये हम तारीख रकम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को बदलना चाह रहे हैं। इसमें अकबर एस बाबर का कोई जाती कोई मकसद नहीं है। हाँ, जब फैसला हो जाए, जब फैसला सामने आ जाए और इंशाल्लाह हक की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे पार्टी के इस्लाह के लिए मैंने पहले दिन से कहा है इमरान खान शुड रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ द पार्टी। अगर तो ये और ये हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड इट अप। अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।